नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं प्रेमचंद के निबंध और आज का जो हमारा निबंध है वो है साहित्य का उद्देश्य। इस निबंध का सार आज हम करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया निबंध है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण निबंध है। और ये निबंध किस रूप में है, उनके द्वारा दिया गया भाषण है। ये भाषण कब दिया? 1936 ईस्वी में जो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, वो कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ था। उसमें प्रेमचंद अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। तो ये उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया, जिसे निबंध के रूप में संकलित कर लिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लखनऊ में ये भाषण दिया। कब दिया? 1936 ईस्वी में। किसने दिया? प्रेमचंद ने दिया। और किस के अंतर्गत दिया? प्रगतिशील लेखक संघ की जो सभा हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने यानी अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे और वहां पर इन्होंने ये भाषण दिया, जिसे बाद में किसके रूप में संकलित किया? निबंध के रूप में संकलित कर लिया गया। इसमें उन्होंने साहित्य के उद्देश्य के विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। यानी साहित्य लेखन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस बात पर बल उन्होंने दिया है। यहाँ पर किन किन बातों को ये महत्वपूर्ण मानते हैं या किन बातों को साहित्य में होना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन। इन्होंने जब अपना भाषण दिया या अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, तो उसमें अपने भाषण के दौरान इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया। देखिए, हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू के मिश्रित शब्दावली शामिल की थी प्रेमचंद जी ने। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ का आयोजन किया गया, उसी सम्मेलन की चर्चा करते हुए लेखक ये कहते हैं कि यह आयोजन इतिहास की एक महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय घटना मानी जाएगी। सम्मेलनों में अधिकतर भाषा के सुधार पर ही चर्चा की जाती है। अब तक हिंदी में जितना साहित्य प्राप्त हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो भाषा के शुद्धिकरण पर ही बल दिया गया है। लेकिन लेखक का विचार है कि भाषा का प्रचार प्रसार करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी भाषा तब तक स्थायी रूप धारण नहीं करेगी जब तक वह लेखक के भावों और विचारों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होगी। भाषा जिन विद्वानों ने हिंदुस्तानी भाषा के निर्माण और विकास में सहायता की है, भाषा के जिन विद्वानों ने, यहाँ पर ऐड कर लें आप, जिन विद्वानों ने हिंदुस्तानी भाषा के निर्माण और विकास में सहायता की है, हमें उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर लल्लू लाल और मीर अमन के समय की बात कर रहे हैं कि उनके समय बोलचाल की और साहित्य की भाषा लगभग एक समान थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आया। साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा में अंतर होने लगा। प्रायः हम बोलचाल की भाषा में ही अपने विचार अपने संबंधियों के सामने प्रकट करते हैं। यही भाषा लेखन के काम में भी आती थी, लेकिन उस समय श्रोताओं की सीमा काफी विस्तृत थी। परंतु यदि लेखक के विचारों में सत्यता हो तो उसका साहित्य युगों तक कभी भी पुराना नहीं होता। यानी हमें केवल एक समय को देखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विचार सत्यता पर आधारित है तो वो विचार लंबे समय तक टिके रहते हैं। उनको पाठक लंबे समय तक सुनना, पढ़ना, समझना चाहते हैं। सच्चे साहित्य में सच्चाई है, फिर भी सत्य को व्यक्त करने के लिए लेखक की भाषा परिमार्जित होनी चाहिए, प्रौढ़, आकर्षक और हृदय एवं मस्तिष्क पर प्रभाव वाली होनी चाहिए। एक जमाना वो भी था जब तिलिस्मी और अय्यारी तथा भूत प्रेतों की कहानियां पाठकों को ज्यादा प्रभावित कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे इस विचारधारा में भी बदलाव आया। लोगों ने तिलिस्म, अय्यारी और भूत प्रेतों से हटकर सामाजिक यथार्थ को, जो जीवन से जुड़े हुए तथ्य थे, उनको अपने पाठों में शामिल किया, अपने लेखन में शामिल किया। दूसरा, इस निबंध में ये साहित्य को परिभाषित करते हैं। ये कहते हैं कि साहित्य की अनेक परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, लेकिन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का कहना है कि साहित्य में जीवन की आलोचना होनी चाहिए। साहित्य केवल विचारों की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ जीवन की आलोचना होनी चाहिए।
वह साहित्य किसी भी विधा में लिखा गया हो, चाहे वो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, परंतु उसमें हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो साहित्य उचित नहीं माना जाएगा या समाज से जुड़ा हुआ नहीं होगा। जो कथा साहित्य मुंशी प्रेमचंद से पहले लिखा गया उसका मानव जीवन से कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो तिलिस्म और अय्यारी या मनोरंजन के लिए लिखा गया था। यहाँ पर तिलिस्मी साहित्य और भूत प्रेतों का साहित्य मनुष्य का साहित्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें केवल भूत प्रेतों की ही बातें होती है। अतः स्पष्ट है कि काव्य या साहित्य का उद्देश्य मानव की अनुभूतियों को तीव्रता प्रदान करना है। हमें यह तो ध्यान रखना होगा कि मानवीय जीवन केवल पुरुष और नारी के प्रेम तक सीमित नहीं है। श्रृंगारिकता जीवन का एक भाग तो है, लेकिन जो साहित्य केवल श्रृंगारिकता का ही पोषण करता है वह किसी जाति और युग का साहित्य नहीं हो सकता, बल्कि वह पाठक में भी अरुचि पैदा कर सकता है। देखिए, जो साहित्य समाज से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है या हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन में सभी पक्ष आ जाते हैं, वही साहित्य युगों की सीमाओं से भी परे जाता है और पाठक उसे लंबे समय तक याद रखते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन जो साहित्य केवल एक किसी विषय विशेष पर आधारित हो, जैसे श्रृंगार है, तिलिस्म है, भूत प्रेत है, वो साहित्य लंबे समय तक हमारे समाज को पल्वित पोषित नहीं कर सकता। ऐसे साहित्य की हमारे समाज में कोई स्थान या कोई जगह नहीं है। इसीलिए कौन से साहित्य पर ये बल देते हैं? जो साहित्य मानव की अनुभूतियों से जुड़ा हो, उन अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान करता हो, वैसे साहित्य को ये महत्व देते हैं। प्राचीन युग में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की कविताओं की दशा लगभग एक ही समान थी। उस समय कविता केवल कहानी थी और वह अमीरों और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई थी। ये रीतिकालीन समय या साहित्य में हम देख सकते हैं। उस समय के कवि को जीवन के सत्य को व्यक्त करने का मौका ही नहीं मिला। कवियों में भी मानसिक और बौद्धिक पतन होने लग गया। यह दोष केवल साहित्यकारों का नहीं था, बल्कि उस समय के हालात का था, जिसके परिणाम स्वरूप वे केवल श्रृंगारिक साहित्य का ही सृजन कर सके। देखिए, जो रीतिकालीन साहित्य है, रीतिकाल में ज्यादातर जो हमारी परिस्थितियां थी वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में हमारे देश में छोटी छोटी रियासतें बन गई थी, जहां पर राजा या जो रियासत के जमींदार थे वो अपने आप को कैद रख रहे थे। ऐसे में उनको मनोरंजन की आवश्यकता थी, तो ऐसे मनोरंजन के लिए उन्होंने दरबारी कवियों को स्थान दिया और दरबारी कवियों ने जो साहित्य रचा या साहित्य लिखा वो कैसा था? श्रृंगार प्रधान था, क्योंकि यहाँ पर इस साहित्य का या इस काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने राजा को खुश करना। यह जनता की जो भावनाएं थी या जनता की जो समस्याएं थी उनको अनदेखा किया गया। तो ये श्रृंगारिक साहित्य का सृजन वो कर रहे थे, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी। केवल दरबार में रहकर और कुछ नहीं सोच रहे थे, राजा को खुश कर रहे थे। और राजा किससे खुश हो रहा था? जो श्रृंगारिक साहित्य था। तो उस समय का वातावरण रूमानी और इश्क मिजाजी, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इश्क मिजाजी से आगे नहीं बढ़ पाया। तत्कालीन समाज में ऊंचे लक्ष्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया और अपने आसपास के संसार को देखने की शक्ति लगभग खत्म हो गई थी, लुप्त हो गई थी। वो नहीं सोच पा रहे थे कि आम जनता या हमारे आसपास का जो संसार है उसमें परिस्थितियां कैसी है, जनता के जीवन में किस प्रकार से दुखों का आगमन हो रहा है, उन्हें किस प्रकार अपना पेट भरने के लिए ना अन्न है ना धन है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां थी उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज साहित्यिक अभिरुचियां लगातार बदलती जा रही है। आज साहित्य का लक्ष्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि उसका लक्ष्य क्या है? मानवीय भावों और विचारों को गति प्रदान करना। तो यहाँ आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो साहित्य का स्वरूप कैसा है? बदला हुआ है। आगे ये कहते हैं कि सच्चे साहित्यकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो सच्चा साहित्यकार है उसे अपने लेखन में एक विशेष उद्देश्य को स्थान देना चाहिए। पुराने जमाने में समाज धर्म का गुलाम बन चुका था। केवल आध्यात्मिकता और नैतिकता ही की बातें होती थी, परंतु ये सभी विषय साहित्य में अब समाहित हो गए हैं, मिल गए हैं। एक सधे साहित्यकार का
एक साहित्यकार का लक्ष्य होना चाहिए कि मानवीयता तथा सौंदर्य की अनुभूतियों को जागृत करना। साहित्यकार में यह प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी रचना भी प्रभावशाली होगी। आज के साहित्य में पात्रों के चरित्र चित्रण पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। साहित्यकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा पाठक कल्पना में गढ़े हुए पात्रों का विश्वास न करे, यानी कल्पना की बजाय किसको ज्यादा महत्व दे, बल्कि यथार्थ को ज्यादा महत्व उसे देना चाहिए। साहित्य में काल्पनिक कार्य पाठक को कदापि प्रभावित नहीं करता। साहित्य में जो चरित्र बोलता है वह बोली स्वयं लेखक की होनी चाहिए। अतः साहित्य में मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण आवश्यक है, यानी जो चरित्र हमने लिए हैं साहित्य लेखन में, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मन के भावों को पढ़कर ही लेखक को अपने साहित्य की रचना करनी चाहिए। आगे कहते हैं, सौंदर्य और प्रेम की चर्चा करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि सौंदर्य और प्रेम साहित्य के आवश्यक तत्व है। सच्चे सौंदर्य और प्रेम के कारण पाठक की कमजोरियां दूर हो जाती हैं। सच्चा साहित्यकार पाठकों में सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता प्रकट करता है। ऐसे साहित्यकार का एक एक शब्द, वाक्य और संकेत पाठक के हृदय में समा जाता है। इसी से उसका अंतःकरण का प्रकाशमान होने, अंतःकरण उसका क्या होता है, प्रकाशमान होता है, यानी उसे ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपने आसपास की परिस्थितियों को समझता है। जिस साहित्यकार ने इन रसों का सेवन किया होगा वही सौंदर्य प्रेम का वर्णन करने में समर्थ हो सकता है। सुंदरता व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर है। एक वस्तु एक मानव को सुंदर लग सकती है, वही दूसरे मानव को असुंदर भी लग सकती है। इसका मतलब यह है कि दोनों व्यक्तियों की दृष्टि और सोच क्या है, अलग अलग है। सच्चा साहित्य हमारे जीवन में स्वाभाविकता और स्वतंत्रता उत्पन्न करता है। यह मन के संस्कारों का भी संचय करता है। यही साहित्य का मुख्य लक्ष्य भी है। तो यहाँ प्रेम और सौंदर्य दोनों के तालमेल की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सुंदरता मानव के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है और प्रेम क्या है, ये हृदय के भाव हैं जो लेखन में उष्णता प्रकट करते हैं। तो दोनों के अपनी अपना स्थान है, अपनी अपनी महत्ता है। आगे ये कहते हैं कि कला की उपयोगिता पर भी बल देना चाहिए। जो भाव पाठक में हलचल और उष्णता उत्पन्न नहीं कर सकते वे अर्थहीन होते हैं। कवि को इसका बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि कवि किसी कविता में व्यक्त सौंदर्य प्रेम पाठक को प्रभावित नहीं करता तो वह कविता प्रभावहीन सिद्ध होती है। प्रेमचंद अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक कहने में कोई गुरेज नहीं करते थे। वे अन्य वस्तुओं के समान कला का भी उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन करते थे। उनका कहना था कि कला का उद्देश्य सौंदर्य वृत्ति की पुष्टि करना और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति प्रदान करना है। आनंद की यह अनुभूति सुख में भी हो सकती है और दुख में भी। वे सौंदर्य को पदार्थ की तरह सापेक्ष मानते थे। इसीलिए उनका कहना था कि जो वस्तु रईस के लिए सुख का साधन हो सकती है वही वस्तु अभावग्रस्त व्यक्ति के लिए दुखदायी हो सकती है। तो एक कला की उपयोगिता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास कला के साधन हैं उनका उद्देश्य क्या है, सौंदर्य वृत्ति की पुष्टि करना है और उससे क्या होगा, हमें आनंद प्राप्त होगा। लेकिन निर्भर करता है कि आनंद कौन प्राप्त कर रहा है या वो कला किसके लिए है। जरूरी नहीं कि जो रईस के उपयोग की सामान हो या साधन हो वो एक अभावग्रस्त व्यक्ति के लिए भी उतना ही सुखकारी हो, ये जरूरी नहीं है। अतः ये कहते हैं कि हमें सौंदर्य की कसौटी में परिवर्तन करना होगा। उनका कहना है कि कवि या साहित्यकार का उद्देश्य न तो मनोरंजन करना है और न ही महफिल सजाना। यदि कोई साहित्यकार केवल महफिल और मनोरंजन तक सीमित हो जाता है तो उसका दर्जा हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है। साहित्यकार की रचना देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं हो सकती, बल्कि वह सबको रास्ता दिखाने वाली मशाल हो सकती है। भाव क्या है कि सच्चाई ही समाज का मार्गदर्शक है। तो जो सत्य पर आधारित लेख होगा वही समाज को सही दिशा दिखा सकता है। ये कहते हैं कि साहित्यकार को अपना उद्देश्य ये नहीं मान लेना चाहिए कि जनता का मनोरंजन करे या महफिलों की रौनक बने, बल्कि वो तो
देश को या समाज को एक सही दिशा निर्धारित करके दे, वही एक उचित साहित्य कहा जा सकता है। साहित्यकारों को उचित सम्मान पर बल। देखिए, साहित्यकारों को के उचित सम्मान पर बल, मुंशी प्रेमचंद जी ये कहते हैं कि अगर साहित्यकारों को उचित सम्मान नहीं दिया जाता तो इससे हमारे समाज में कभी विकास नहीं हो सकता। प्रतंत्र भारत में उनकी स्थिति निरंतर दयनीय और शोचनीय होती जा रही थी। इसके विपरीत यूरोपीय देशों में साहित्यकार को समाज का एक आदरणीय व्यक्ति माना जाता था। इसके लिए लेखक ये तर्क देते हैं कि भारत की स्थिति अन्य प्रकार की है। यहाँ के लोग अमीरों, रईसों और राजाओं के गुलाम थे। परिणाम स्वरूप यहाँ का साहित्यकार एक भिखारी बनकर अमीरों का सहारा खोजता रहता था। वह साहित्यिक हलचल और क्रांति से बेखबर था। उसके पास अपनी ही एक अलग दुनिया थी जिसमें रोता और हंसता था। यदि समाज से उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो इसे अन्याय नहीं मानता था। यानी उसके मन में समाज से सम्मान प्राप्ति का कोई भाव नहीं था, और अगर समाज उसे सम्मान नहीं दे रहा था तो उसे भी वो अन्याय नहीं समझ रहा है, बल्कि वो अपनी नियति उसे स्वीकार कर रहा है। आज साहित्यकार को स्वार्थहीन होकर एक सच्चा सामाजिक बनने की आवश्यकता है, तभी वो सच्चा सम्मान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर परिस्थितियों के आधार पर भी ये कहते हैं कि भारत की परिस्थितियां अलग है, क्योंकि ये भारत कौन सा है, प्रतंत्र भारत है, और यूरोपीय देशों की परिस्थितियां अलग है। यूरोप में जो पत्रकार थे या जो साहित्यकार थे, उनको साहित्य लेखन करने वाले जो समुदाय के लोग थे उनको उचित मान सम्मान मिलता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि साहित्यकार ने भी इसे अपनी नियति स्वीकार कर ली है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी का ये विचार है कि साहित्यकार को हमेशा स्वार्थहीन होकर साहित्य की रचना करनी चाहिए, तभी उसे समाज में उचित सम्मान प्राप्त हो सकता है। और ये कटु सत्य है कि साहित्यकार को बनाया नहीं जाता, बल्कि साहित्यकार पैदा होता है। यदि साहित्यकार शिक्षा और जिज्ञासा से प्रकृति के इस वरदान को और बड़ा कर लेता है, यानी साहित्यकार में जब ये भाव आ जाते हैं समाज के प्रति, अपने लेखन के प्रति, अपनी कला के प्रति, तो वो अपने आप को और बड़ा कर लेता है, तो वह निश्चय से सच्चा समाजसेवी सिद्ध हो सकता है। साहित्यकार को अहमवाद यानी अहंकार और व्यक्तिवाद को त्याग देना चाहिए, तभी वह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हो सकेगा। वह समाज के साथ रहकर ही जीवित रह सकता है। यदि वह समाज से अलग थलग हो गया तो समझ लो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर साहित्यकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? समाज को सही मार्ग दिखाना। लेकिन ये कब संभव है? जब वो समाज के साथ मिलकर चलेगा, तभी ये संभव है। ऐसा करने के लिए उसे अहंकार का त्याग करना होगा और व्यक्तिवाद का त्याग करना होगा। उसका विचार कैसा हो? सामाजिक हो, तभी उसे सही उचित मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आगे वो कहते हैं कि साहित्य रचना एक सेवा है, यानी साहित्यकार का जो कार्य है वो समाज के लिए एक सेवा के समान है। धन का लोभी व्यक्ति सच्चा साहित्यकार नहीं कहा जा सकता। धन का लालच करने से उसकी सद्वृत्तियां खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप वह समाज सापेक्ष न होकर व्यक्तिवादी बन जाता है, यानी वो समाज के बारे में नहीं सोचता, बल्कि धन के लालच में आकर व्यक्ति विशेष के बारे में सोचता है। यदि कोई साहित्यकार सच्चे मन से सेवा करता है तो निश्चय से समाज उसे सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्रदान करेगा। सेवा में एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सच्चे साहित्यकार के लिए वह आनंद की अनुभूति ही एक पुरस्कार है, यानी वो पुरस्कार के लालच में साहित्य की रचना ना करे। जब वो समाज की सेवा करेगा, समाज के लिए लिखेगा, तब उसे एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। वही उसका पुरस्कार है जो उसे संतुष्टि प्रदान करती है। जिस साहित्यकार में कर्म शक्ति नहीं होती, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। यानी कर्म प्रधान अगर साहित्यकार नहीं है, कर्म को महत्व नहीं देता बल्कि परिणाम को महत्व देता है, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए सच्चे साहित्यकार को अपनी सोच बदलनी होगी, अपने अंदर कर्मशील को जागृत करना होगा। अंत में प्रेमचंद लिखते हैं कि वही साहित्य उच्च कोटि का होता है जिसमें उच्च चिंतन होता है, जिसमें विचार ऊंचे होते हैं, जिसमें मानव जीवन की सच्चाइयों को व्यक्त किया जाता है। ऐसा साहित्य पाठक में गति और बेचैनी पैदा करता है। वह पाठक को
सोने नहीं देता, उसे जगाता है। सच्चाई तो यह है कि साहित्य का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करना और अधिकारों की प्राप्ति के लिए जागृत करना है। तो जब व्यक्ति सचेत हो जाएगा, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो जाएगा, तब क्या है, तब अपने आप ही समाज एक सही दिशा में चलेगा। तो यहाँ पर साहित्य का उद्देश्य क्या है, या साहित्य रचना करना साहित्यकार का एक सेवा भाव है जो वो समाज के प्रति कर रहा है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि इस निबंध का सार आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।